फर्स्ट लद्दाख में डिमांड हो रही थी सिक्स शेड्यूल में ऐड होने की। तो इस ये कंफ्यूजन होगा कि अगर हम वैसे बेसिक रिवाइज करते हैं तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का आप ऐसे डिवीजन क्रिएट कर सकते हो। अगर एरिया डिफाइन करना है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर तो प्रेसिडेंट करते हैं, सिक्स शेड्यूल के अंदर गवर्नर करते हैं। अगर लॉज की बात होती है कि मतलब अगर विद अमेंडमेंट अप्लाई टू फिफ्थ शेड्यूल तो वो गवर्नर करते हैं, बट इन कंसल्टेशन विद टीएसी और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल प्लस प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद। लेकिन यहाँ पे सिक्स शेड्यूल के अंदर आपको इस तरह डिवीजन क्रिएट करनी है, मतलब असम और जो बाकी की स्टेट्स हैं इन सिक्स शेड्यूल, उसमें अगर यूनियन लॉ की बात हो रही है और स्टेट लॉ की बात हो रही है। अगर अदर्स हैं तो इसमें दोनों चीज जो है, प्रेसिडेंट यूनियन के केस में प्रेसिडेंट करेंगे, स्टेट के केस में गवर्नर करेंगे। लेकिन फॉर द असम बोथ विल बी डन बाय गवर्नर। तो ये डिवीजन पता होनी चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर एरिया जो है डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, सिक्स शेड्यूल के अंदर गवर्नर करते हैं। लेकिन लॉज की आगे डिवीजन हो जाती है, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर गवर्नर जो है मतलब मॉडिफाई अप्लाई होंगे टू द फिफ्थ शेड्यूल विद द कंसल्टेशन ऑफ टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और प्रेसिडेंट। सिक्स शेड्यूल के अंदर आगे डिवीजन हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एरिया को कौन डिफाइन करता है। अब लेकिन जो सिक्स शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली फॉर द नॉर्थ ईस्ट है। अगर कोई भी स्टेट आउटसाइड दैट ऐड करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लद्दाख को ऐड करना है अगर सिक्स शेड्यूल के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। और ये जो बेसिक हो गया, मतलब सिक्स शेड्यूल के अंदर हम ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट करते हैं, एडीसीज। यहाँ पे टीएसीज होती हैं। फिर रिवाइज कर लेना है कि टीएसी के अंदर 20 मेंबर्स होते हैं और जो एडीसीज होती है उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं। वो लक्ष्मीकांत का रिवाइज कर लेना बेसिक। अब आता है आर्टिकल 341 342। बस इसमें पता होना चाहिए कि एससी और एसटी की जो फर्स्ट लिस्ट बनती है वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ भी चेंज करना है वो पार्लियामेंट करते हैं। अब रिसेंटली कुछ ट्राइब्स जो है शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड की थी। एक तो हत्ती ट्राइब हिमाचल प्रदेश, फिर नरी कोरावन और कुरी विकरण ट्राइब। ये आप कुरिंजी जो हिल्स है, मतलब अगर किसी ने सुना हो, वो न्यूज के अंदर रहते हैं जो, क्योंकि वो नील कुरिंजी हिल्स जो फ्लावर्स हैं वो 12 ईयर्स के बाद होते हैं। और कुरिंजी हिल्स इस साइड वेस्टर्न घाट्स या नीलगिरी हिल्स को बोला जाता है। तो पता होना चाहिए नरी कोरावन और कुरी विकारन ये ट्राइब जो है यहाँ पे है। और इनफैक्ट इसी टाइप की एक फनीकरण ट्राइब जो है, मतलब वो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मिलती है यहाँ पे। ये दो ट्राइब्स के नेम पता होने चाहिए, तमिलनाडु। और इसके साथ ही मतलब आगे हम जब कल्चर कवर करेंगे तो उसमें ट्राइब्स कवर कर लेंगे। लेकिन आप यहीं पे लिख सकते हो इरोला एंड तोडा ट्राइब, ये भी यहीं पे होती है और ये भी न्यूज के अंदर रहती है। फिर है भिंजिया ट्राइब, ये ऐड की है, छत्तीसगढ़ की ट्राइब है ये। उसके बाद आता है जो भोगटा कम्युनिटी है झारखंड की, वो चाहते हैं कि हमें मतलब एससी लिस्ट से निकालकर मतलब एसटी लिस्ट के अंदर डाल दीजिए। तो ये बात चल रही है। तो भोगटा कम्युनिटी पूछी जा सकती है, झारखंड की है। फिर उसके बाद लोकसभा ने बिल पास किया है बेटा कारूबा कम्युनिटी को लेके। ये कारूबा जो है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ट्राइब कहाँ की है तो पता होना चाहिए, कर्नाटका की है। बोगटा हो गया झारखंड, हत्ती ट्राइब हिमाचल प्रदेश। और अब अगर यहीं पे कल्चर का एक पॉइंट कवर करना है तो मार्शल आर्ट लर्न कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा होता है हिमाचल प्रदेश का, फिर हट्टी ट्राइब हो गई, फिर नरी कोरावान और कुरीविकरण ये हो गई तमिलनाडु की, भिंजिया होगी छत्तीसगढ़ की। अब ब्रू रिफ्यूजीज तो काफी देर से न्यूज के अंदर थे, जो इनका माइग्रेशन का इशू है। अब ये पता होना चाहिए इनको रियांग्स भी बोलते हैं और ये मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर है। फिर आती है इदू मुश्मी ट्राइब। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि जब दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व करने की बात चल रही है, अगर ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया तो इनके जो हैबिटेट राइट्स है अंदर वो इफेक्ट होंगे। तो इदू मिश्मी और आगे इनकी डिवीजन भी है एक मिश्मी ग्रुप्स। पहली बात ये कहाँ पे मिलेंगे, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है वहां पे मिल जाएंगे। फिर इदू मिश्मी ट्राइब पूछा जा सकता है। फिर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा सकती है इस वजह से कि कहाँ पे है ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान दिबांग इट्स अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैप और नॉट। नॉट। यस, मतलब जो दिहांग दिबांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, वो यूनेस्को मैप का पार्ट नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर दिगारू और मिजू ये हो गई, इसके आगे डिविजन्स है। फिर एक कुदमी कम्युनिटी ये न्यूज के अंदर थी, ये भी डिमांड कर रहे हैं फॉर द एसटी स्टेटस। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन के अंदर मिल जाते हैं। तो कुदमी ट्राइब याद रहना चाहिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसी के साथ भोगटा याद रख सकते हो, झारखंड की हो गई। फिर उसके बाद इदू मिश्मी, ये लर्न करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मिश्मी हिल सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, मिश्मी पटकाई बम। और फिर उसके बाद ब्रू रिफ्यूजीज, ये भी काफी देर से न्यूज में तो लर्न हो गया होगा। तो ज्यादा फोकस हत्ती ट्राइब, नरी कोरावन, कुरी विकरण, इरुला टोडा और विजिया, ये इस ट्राइब्स पर रहना चाहिए।
अब आता है रिजर्वेशन का इशू। जो ये पहले तो वो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजीएसी आता है वो आ चुका। फिर 100th में क्या हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद द बांग्लादेश। फिर 101 के अंदर जीएसटी जब एक्ट आता है उसकी अमेंडमेंट होगी। फिर 102 के अंदर जो एनसीपीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। 103 के अंदर जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन आई है वो रिवाइज कर लेना है। फिर 104 के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के अंदर जो एसटी एससी की रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया, लेकिन ये पता होना चाहिए जो एंग्लो इंडियंस है उनकी एक्सटेंड नहीं की है। फिर 105 स्टेट्स की जो पावर है रिस्टोर की है विद रिगार्ड टू ओबीसीज। ये हो गई जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है वो लर्न होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो न्यूज के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको इस तरह से वैलिड किया है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये बात चल रही थी कि 50% स्लैब को ये ब्रीच करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट अ वर्टिकल रिजर्वेशन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जस्ट लाइक जैसे पीडब्ल्यूडीएस को मिलती है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और जो 50% की स्लैब है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए। तो पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है सिंपल टर्म्स में। पहले तो ये आ सकता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। फिर ये पूछा जा सकता है ईडब्ल्यूएस कौन सी रिजर्वेशन है, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और ये किसके रिकमेंडेशन से मिली थी, सिन्हो कमीशन की जो थी कि हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे ईडब्ल्यूएस आता है। अब थोड़ा सा वो स्टैटिक के अंदर आ सकता है क्वेश्चन कि जैसे आर्टिकल 16 के अंदर रेजिडेंस और डिसेंट की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 15-16 के अंदर कौन कौन से हैं पैरामीटर्स? Religion, race, class, sex or place of birth and residence. तो इसको ऐसे याद करना है, RRCSP इस तरह लर्न होना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 16 में दो और भी होते हैं, रेजिडेंस और डिसेंट, ये पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 15-16 जो है मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन जो है मिनोरिटी को उसको अप्लाई नहीं होता, मतलब वहां पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते आप। अब जो आर्टिकल 16 है, नॉट अप्लाई टू प्राइवेट, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बात चल रही थी, क्योंकि हरियाणा ने 75% जो है रिजर्वेशन दिया था प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये जो स्टैटिक है वो आ सकता है। अब आ गया जस्टिस रोहिणी कमीशन। अब ये सेटअप हुआ था लाइक सब कैटेगराइजेशन करने के लिए ओबीसीज के अंदर, ताकि जो लोअर लेवल तक जो है मतलब उसका बेनिफिट पहुंचा पाए। लेकिन स्टैटिक जो पूछा जा सकता है, आर्टिकल 340 empowers द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब कौन अपॉइंट करता है, बस इतना पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट। अब कहाँ से मिला एनसीबीसी, ये हमने रिवाइज कर ही लिया है, 99 से लेके 105 तक एज इट इज लर्न होने चाहिए। अभी हो गई पीवाईक्यू की लाइन, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, ये हमने देख ही लिया। फर्स्ट टाइम जो लिस्ट बनती है वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट लगते हैं। अब जो कुछ एंटी कन्वर्जन बिल जो है ये न्यूज के अंदर थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये डिमांड थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पता होगा, बेसिकली सबके जो सिविल लॉज है विद रिगार्ड टू रिलीजन वो कॉमन हो जाए, ये होता है यूसीसी। अभी आर्टिकल 44 जिस टीपीएसपी है जिसके अंदर ये डायरेक्शन है टू द स्टेट टू कम फॉर द यूसीसी, लेकिन ये कहाँ पे है, सिर्फ गोवा के अंदर है। अब पूछा आ सकता है कि पर्सनल लॉस किस लिस्ट के अंदर आते हैं, तो पता होना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिफ्थ एडिशन जो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी ये न्यूज के अंदर रहता है, ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। अब ये नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है अंडर द लॉ। जो स्टैटिक के अंदर फर्स्ट टाइम किस पे हुआ था, जोगेंद्र चंद्र बोस जो है उन पे होता है। और जो बाल गंगाधर तिलक है इनके सेकंड टाइम होता है। फिर उसके बाद थर्ड टाइम महात्मा गांधी के लिए होता है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका जो आगे मतलब काफी ज्यादा लिखा हुआ था उसके अंदर द हिंदू के अंदर, जैसे इनको डिफेंड जो है, जब दिनशाह दवर जो होते हैं वो जज होते हैं उस टाइम पे डिफेंड इनको मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। बस इतना पता हो कि फर्स्ट टाइम किस पे होता है, युगेंद्र चंद्र बोस। अगर स्टैटिक पोर्शन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बन सकता है। अब योआपा जो है ये न्यूज के अंदर रहता है, 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुई थी। पहली बात फर्स्ट अमेंडमेंट, ये जो मेजर चीज पता होनी चाहिए कि पहले क्या होता था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकते थे एज अ टेररिस्ट। अब इंडिविजुअल को भी पावर दे दी है कि डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड। अब जो न्यूज के अंदर था, अगर मान लो कोई पर्सन है, मतलब जो एडिटोरियल्स आ रहे थे, अगर कोई पर्सन है वो एसोसिएटेड है, मतलब उसने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा ली लेकिन वो एक्टिव मेंबर नहीं है, क्या उस बेसिस पे भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, ये मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ये उसकी प्राइवेसी, और में भी हो सकता है कि उसको पता भी ना हो कि मतलब वो मेंबर था, जैसे होता है कि कई बार हम वैसे बन जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेटेड बाय द बोथ स्टेट पुलिस और एनआईए को पावर दे दी थी इसके अंदर जब अमेंडमेंट हुई थी 2019 के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इम्पोज कर सकते हैं ऑल इंडिया बैन ऑन द एसोसिएशन। अब इसमें इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है। इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन द फॉरेन लैंड तब भी चार्ज किया जा सकता है। अप्रूवल फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी न्यू अमेंडमेंट थी।
अब इसके बाद इसके अंदर कुछ कुछ अमेंडमेंट और की थी, जैसे एनआईए के अंदर इसको पावर दे दी थी, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, काउंटरफिट करेंसी को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये ऐड की थी। अब क्वेश्चन तब तो नहीं आया, लेकिन अगर ये स्टैंड अलोन इस पे बनता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर टेररिज्म, तो पता होना चाहिए इंडिया इसका मेंबर है, इसलिए हमने ऐड किया है। तो इसको लर्न कर लेना, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर टेररिज्म, इंडिया इसका मेंबर है और ये यूएन के अंडर ही है। अब राइट टू बी फोरगॉटन न्यूज के अंदर था, सिंपल क्वेश्चन आएगा, जैसे राइट टू प्राइवेसी का आया था कि आर्टिकल 21 के अंदर है। फिर राइट फॉर द फर्स्ट टाइम किसने रिकॉग्नाइज किया था? यूरोपियन यूनियन करती है। और इसका जो जनरल डाटा प्रोसेसिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स वाला जो एक्ट था, ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं 2019, इसका यूरोपियन यूनियन के अंडर है। वैसे ही हमने किया था, जैसे कॉम्पीट्स एक्ट आ सकता है यूएस का, फिर क्लाउड एक्ट जो है यूएस का है, वो रिवाइज कर लेना है। फिर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनोरिटीज के बारे में न्यूज में था। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, आर्टिकल 29 के अंदर सेक्शन ऑफ सिटीजन है या रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आर्टिकल 29 के अंदर सेक्शन ऑफ सिटीजन है या रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है? सेक्शन ऑफ सिटीजन। हाँ, तो आर्टिकल 29 का क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के अंदर प्रोटेक्शन है, मतलब उसमें मिनोरिटीज वर्ड नहीं यूज किया है, वहां पे आप मेजोरिटी होते हुए भी आप अपने राइट्स वो दोनों के लिए है। लेकिन जो आर्टिकल 30 है वहां पे स्पेसिफिकली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे एथनिक या कोई और, सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज की बात की है। और मिनोरिटीज वर्ड तो मेंशन किया, नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है। अब जो मिनोरिटीज है, मतलब अगर हम देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर 6 मिनोरिटीज डिक्लेयर की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जोरेस्ट्रियंस, मतलब पारसीज। अब इसके अंदर जो डिबेट के अंदर था कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटी को क्या स्टेट लेवल पे ही डिक्लेयर किया जा सकता है या नेशनल लेवल पर भी, मतलब नेशनल लेवल पर ही किया जा सकता है या स्टेट लेवल पर भी किया जा सकता है। अब ये क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बोथ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट लेवल, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 350 बी जो स्टैटिक है लक्ष्मीकांत के अंदर, मतलब स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है फॉर द लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। ये हो गया, मतलब 6 मिनोरिटीज डिक्लेयर्ड है और दोनों को स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 29 के अंदर सेक्शन ऑफ सिटीजन है, आर्टिकल 30 के अंदर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है। अब आर्टिकल 142, ये तो न्यूज के अंदर रहता है, और 2019 में इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट को कंस्ट्रेन नहीं किया जा सकता टू एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स, मतलब एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है जो कोई भी जजमेंट पास कर सकती है। अब रिसेंटली इन्होंने डाइवोर्स के लिए किया था कि अगर इरिट्रीवेबल है आपका मैरिज, मतलब वो नहीं कर सकते रिट्रीव, तो हम डाइवोर्स तुरंत असाइन कर देंगे। जैसे कि वो लिमिट होती थी कि 6 मंथ साथ रहना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कर सकता है अंडर आर्टिकल 142। अब जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इलेक्शन हुए थे, तो वो पूछा जा सकता है इलेक्टोरल कॉलेज, और बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है किसके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो क्लियर होना चाहिए कि लोकसभा और नॉमिनेटेड, राज्यसभा के। हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, बट यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेसिडेंट के अंदर, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के अंदर नहीं करते, ये क्लियर होना चाहिए। फिर इनका जो इलेक्शन डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, उसकी ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव पावर है ये। फिर उसके बाद जो न्यूज के अंदर था कि एंटी डिफेक्शन, मतलब न्यूज के अंदर नहीं है, मतलब जो हमें ध्यान नहीं रहेगा कि एंटी डिफेक्शन जो है एक्ट, वो इसको नहीं अप्लाई होता, मतलब आप अपनी मर्जी से पार्टी की whip के अकॉर्डिंग वोट देने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट इलेक्शन, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। और कौन सा वोटिंग पैटर्न है इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये क्लियर होना चाहिए, पीआर प्लस एसटीवी जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर लगता है। अब जो क्वेश्चन बनता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं, कि जो वैल्यू ऑफ वोट है ऑफ एमपीज, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएस, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर हम वैल्यू ऑफ एमपी देखेंगे वो ज्यादा हो जाएगी एक ईच एमपी की एज कम्पेयर टू एमएलए, क्योंकि हम टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, इस तरह हम एक एमपी की वैल्यू निकालते हैं। तो इंडिविजुअल एमपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन टोटल वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब आता है पार्टनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इसमें डिफरेंस रीड कर लेना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अंदर क्या डिफरेंस है? किसके पास डेथ सेंटेंस की पावर है? प्रेसिडेंट। दोनों के पास है,
बट सिर्फ पार्डन की पावर डेथ की हाँ प्रेसिडेंट के मतलब पास है, पार्डनिंग बाकी तो पावर जो है, हाँ मतलब रिमिशन कम्यूट किया जा सकता है डेथ को बाय द गवर्नर, बट पार्डनिंग पावर मतलब इस ये डिसॉल्व भी कर देना, मतलब अभी कन्विक्शन भी नहीं है तो इसके अंडर आएगा प्रेसिडेंट, लेकिन रिमिशन और कमीशन की पावर होती है गवर्नर के पास, ये क्लियर होना चाहिए। फिर मार्शल कोर्ट के रिगार्डिंग भी पावर नहीं होती गवर्नर के पास, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अब आता है लोकायुक्त और लोकपाल, इसका स्टैटिक वो रीड कर लेना है कि कितने कितने मेंबर्स होते हैं। फिर अब आता है एनआरसी को लेके जो कंफ्यूजन, मतलब जो अमेंडमेंट आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फिर जो ये टर्म्स होती हैं एनपीआर एनआरसी, उसके अंदर डिफरेंस, जो एनपीआर बनता है ये क्लियर होना चाहिए, ये सिर्फ रेजिडेंट्स का बनता है, मतलब कोई मैटर नहीं करता आप सिटीजन हो या नहीं, अगर आप किसी एरिया के अंदर 6 मंथ से ज्यादा रह रहे थे या फिर आपकी इंटेंशन है इन फ्यूचर आप रहोगे 6 मंथ से ज्यादा या 6 मंथ, तो उसके बाद आप एनपीआर में ऐड किया जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो है प्रिपेयर किया गया था 2010 में ड्यूरिंग सेंसस 2011, इसको अपडेट किया गया 2021, तो इसको फिर से दोबारा अपडेट किया जा रहा है सेंसस 2021 के रिगार्डिंग। अभी किसके अंडर आया था, मतलब ये पता होना चाहिए, सिटीजनशिप रूल्स 2003 उसके अंदर आया था। फिर एनपीआर ये फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एनआरसी। एनआरसी जो है वो सिटीजन के लिए है, तो मतलब एनपीआर जो है वो सिर्फ रेजिडेंट हो, सिटीजन होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी के अंदर सिटीजन होना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू प्रूव सिटीजनशिप, फॉरनर्स कैन बी इंक्लूडेड, नो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब करंटली ओनली असम हैज एनआरसी, इन फ्यूचर में भी दूसरी स्टेट्स में आएगा, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि एनआरसी सिटीजन को लेके है। अब यहाँ पे आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट की थी, जो नेचुरलाइजेशन, पहले तो पता होना चाहिए स्टैटिक पोर्शन के 5 वेज है टू अक्वायर द सिटीजनशिप। अब उसके अंदर जो नेचुरलाइजेशन का वे है उसके अंदर जो पावर थी, मतलब जो ईयर्स थे आप कितने देर रहने चाहिए, वो 11 ईयर्स थे, लेकिन उसको रिड्यूस करके 5 ईयर्स किया है, बट फॉर द स्पेसिफिक प्लेसेस इसके अंदर, मतलब जो स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए किया है ये क्लियर ऑफ, इट डज नॉट अप्लाई टू द 6 शेड्यूल एरियाज और आईएलपी एरियाज। अब जो इनर लाइन परमिट है ये पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। हाँ तो अब ये क्योंकि बाद में मणिपुर को भी ऐड कर दिया था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चारों स्टेट्स के अंदर आईएलपी है जो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ पड़ेंगी, उसके अंदर आईएलपी एंड इनर लाइन परमिट। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पूछने के चांसेस कम है क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन एनपीआर को पूछा जा सकता है इन द सेंस के वो ये क्लियर होना चाहिए कि रेजिडेंट्स को मिलता है, वो सिटीजन को नहीं है। अब कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, बस इसका पता हो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किसके साथ लिंक्ड होता है, जो डेलिकेटेड लेजिस्लेशन होता है उसके साथ लिंक, मतलब हमें लगेगा कि रूल्स कमेटी है, लेकिन जो डील करता है, मतलब जैसे अगर कोई एक्ट पास हुआ उसके बाद कोई एग्जीक्यूटिव कोई रूल्स पास करता है तो वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन देखेगी रूल से, कई बार रूल्स कमेटी, वो रूल्स कमेटी का क्लियर होना चाहिए कि जो राज्यसभा और लोकसभा उनके खुद के रूल्स है वो रूल्स कमेटी देखती है। अब इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आया है विद रिगार्ड टू जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, किस कौन सी मिनिस्ट्री है, मतलब नॉर्दर्न मिनिस्ट्री है, तो उसकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा जो एक्सटेंड किया था हमने, तो पंचायती रूल्स जो एक्सटेंड किए टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, क्लियर होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके लिए ये है। अब ये जो स्टैटिक है लक्ष्मीकांत से जो रिवाइज करना है कि पैसा के अंदर क्या क्या पावर्स दी हुई हैं, और पंचायत मतलब उनके पास ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर कि उनका इस तरह इंडेवियर होना चाहिए कि हम शेड्यूल 6 की जो गवर्नेंस है उसको अचीव कर पाए। ये रिवाइज कर लेना लक्ष्मीकांत से। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसका पहले ई विधान नेम था, अब इसको चेंज करके नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेम रखा है। बस इसकी नॉर्डर मिनिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सिंपल है, उसके जो भी डिजिटल वे में हम जो विधानसभा है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है नॉर्डर मिनिस्ट्री। बहुत बार क्वेश्चन आता है इंटरस्टेट काउंसिल्स, जोनल काउंसिल्स, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो इंटरस्टेट काउंसिल्स हैं दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बट दिस इज नॉट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये सेटअप की जाती है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, बट दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट जो जोनल काउंसिल्स होती हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, फिर ये जोनल काउंसिल जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके अंडर स्टैब्लिश की जाती हैं। अब उसके अंदर भी क्लियर होना चाहिए कितने जोन स्टैब्लिश किए थे, 5। हाँ तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने सिर्फ 5 जोन ही क्रिएट किए थे। अब कंफ्यूजन होती है कि नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो इसके अंदर नहीं है, वो अलग से नॉर्थ ईस्ट का जो जोनल काउंसिल एक्ट है वो पास किया गया था 1971 में, उसके अंदर हमने 6 जोन को क्रिएट किया। तो क्लियर होना चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर सिर्फ 5 जोन है। फिर नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट के अंदर हमने जो 6 जोन है वो क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने बाद में सिक्किम को ऐड किया था जब हम अक्वायर कर लेते हैं। फिर अब आता है बैटिंग और गैम्बलिंग, ये स्टेट लिस्ट के अंदर है।
बाकी प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत सारे पूछ रखे हैं, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग, वो किसके अंदर है? concurrent. फैमिली प्लानिंग इज इन द करंट कॉन्करेंट लिस्ट। ये दोबारा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी पॉपुलेशन पॉलिसी की डिमांड चल रही है, तो इसलिए आ सकता है। फिर एग्रीकल्चर, State. State. एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर है। लेकिन जो भी मेजर चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड है, हमारे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर है। फिर ये क्लियर होना चाहिए कि जो 4 सब्जेक्ट्स थे 42 अमेंडमेंट के अंदर हमने ट्रांसफर किए थे फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, वो कौन कौन से हैं? Forest, Education. education, weight and measures, and administration of courts except High Court and Supreme Court. तो हमें क्लियर होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट से जो हमने कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, एंड द फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब एक न्यूज के अंदर था, मतलब जो नेगोशिएशन चलती रहती है विद द दीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो उसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में भी पूछा जाए तो नागा टॉक्स के साथ लिंक्ड है। अब उसके बाद आता है जैसे बेलगाम हो गया, अभी रिसेंटली नामसाई डिक्लेरेशन था, लेकिन स्टैटिक जो रहते ही हैं फ्रीक्वेंटली न्यूज के अंदर, तो ये आ सकता है। सारचू रीजन कहाँ पे है, लोकेशन पूछी जा सकती है, इट्स अ डिस्प्यूटेड बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। फिर उसके बाद कोटिया रीजन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर है। बेलगाम रीजन जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर है। नामसाई जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन असम और अरुणाचल प्रदेश, और रिसेंटली ये रिजॉल्व होने के लिए कुछ डिक्लेरेशन आई थी, तो पूछा जा सकता है ये चारों रीजन तो पता होने चाहिए, सारचू, कोटिया, बेलगाम और नामसाई। फिर जो एनजीटी को लेके ये न्यूज में रहता ही है, इसका स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन से एक्ट से आया था? NGT NGT Act 2010. तो पता होना चाहिए एनजीटी जो है, एनजीटी एक्ट से आता है 2010 के अंदर। फिर इन्होंने जो हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो किस अमेंडमेंट से क्रिएट किए गए थे? 42nd. 42. 42nd. 42nd अमेंडमेंट से हमने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्रिएट किए थे। अब इसको कौन क्रिएट कर सकता है? इसमें President. 2 है, मतलब 320 सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट करती है, और बी के अंदर डेलीगेटेड है दोनों पार्लियामेंट। मतलब जो आर्टिकल है 323A, इसके अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं दैट कैन बी सेट बाय ओनली पार्लियामेंट, बट जो एक्ट बनाया गया कैट एक्ट करके, उसके अंदर जो ये पावर है उसको डेलीगेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जो आर्टिकल 323B है, इसके अंदर जो है दोनों सेटअप कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, मतलब पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कर सकती है। इसके अंदर जो मैटर्स है, यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले आ गए, यहाँ पे जो भी है मैटर्स जैसे कि टैक्स ट्रिब्यूनल्स हो गए, कोई भी न्यू ट्रिब्यूनल सेटअप होता है वो यहाँ पे आ जाता है, टैक्सेशन वगैरह को लेके। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, पार्लियामेंट को ही पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अंडर द एक्ट इट हैज बीन डेलीगेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे दोनों के पास पावर है। और ये जो अमेंडमेंट है 323A, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, ये 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। अब आता है एक और चीज जो ट्रिब्यूनल्स को लेके, मतलब इन्होंने कह दिया था कि डायरेक्टली लाइक अपील विल बी डन टू द सुप्रीम कोर्ट, बट बाद में जो एल चंद्रा केस की जो जजमेंट आती है उसके अंदर वो क्लैरिफाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कि ये उसको आप सबसे वो नहीं कर सकते सुपरसीड टू द हाई कोर्ट। इसका मतलब अब ट्रिब्यूनल्स के थ्रू पहले हाई कोर्ट में जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। अब स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, मतलब इंक्रीज करने की बात चल रही है, तो सिंपल क्वेश्चन स्टैटिक का आ सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी आ चुका है, मतलब पता होगा कि जब भी इंक्रीज करते हैं तो एक्ट के अंदर पास होता है तो पार्लियामेंट करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है प्रेसिडेंट करते हैं। अब हम इसके जुडिशरी का स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं। हु अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज? प्रेसिडेंट। President in consultation with Chief Justice of India plus 4 senior most Supreme Court judges. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन अपॉइंट करता है, अभी बता दिया रूपाली ने, ये पता होना चाहिए कि कौन अपॉइंट करता है। फिर अब यही जो बात आती है जब डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात आती है तो वो कौन अपॉइंट करता है? Governor in consultation with Chief Justice of High Court. तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके अंदर पता होना चाहिए कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जैसे ग्राम न्यायालय हो गए, उसके अंदर कौन अपॉइंट करता है, या लोक अदालत के अंदर कौन अपॉइंट करता है? Or state government in consultation with Chief Justice. तो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पे अपॉइंटिंग जो बॉडी होती है वो होती है प्रेसिडेंट,
लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वहां पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। लेकिन जब आती है बात ग्राम न्यायालय की, वो ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर है, लोक अदालत नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट के अंदर है, वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, अपॉइंटिंग बॉडी वो है, वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। फिर उसके बाद जो भी इनके क्वालिफिकेशन है वो लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लेना। अब पेरोल और फर्लो के लेके न्यूज के अंदर, मतलब ये प्रीलिम्स के अंदर 2021 के अंदर पूछ लिया है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। अब जो प्रिजन्स है पहले पता होना चाहिए कि इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। अब जो पेरोल है ये स्पेसिफिक एक्सीजेंसी के बेसिस पे दिया जाता है, ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। लेकिन जो फर्लो है ये विदाउट एनी रीजन भी दिया जा सकता है, ये कोई एक्सीजेंसी होनी चाहिए फिर ही मिलेगा, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन। यहाँ पे पेरोल के अंदर सिर्फ जो है सस्पेंड होती है सेंटेंस, मतलब अगर आप 2 मंथ्स बाहर हो, वो आपकी कम नहीं हुई है, आपको ज्यादा देर रहना पड़ेगा जितनी रह गई थी। अब जो यहाँ पे रिमिशन हो जाता है, मतलब वो सेंटेंस के अंदर कम माइनस हो जाती है, ये पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस। अब आता है लोक अदालत जो है, इसको सेटअप किया जाता है अंडर लीगल सर्विसेज एक्ट। अभी बताया था। अब इसको पॉइंट कौन करता है हमने डिस्कस कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि इसके आगे जो है कोई अपील नहीं हो सकती है, लेकिन जो ग्राम न्यायालय होते हैं उसकी अपील हो सकती है। इसके ये फाइनल एंड बाइंडिंग है इसका मतलब। और इसके अंदर अब कंफ्यूजन क्या होती है, नेक्स्ट कंफ्यूजन होती है कि लोक अदालत और ग्राम न्यायालय में भी वो क्रिमिनल केसेस नहीं सुन सकते, दोनों सुन सकते हैं, लेकिन वो कंपाउंडेबल होने चाहिए, नॉन कंपाउंडेबल केसेस नहीं सुन सकते। नो जुरिस्डिक्शन ओवर द केसेस नॉट कंपाउंडेबल, तो कंपाउंडेबल केसेस को ही सुन सकते हैं लोक अदालत और दोनों ग्राम न्यायालय, बट बोथ कैन हियर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। अब इसके अंदर कोई भी जुरिस्डिक्शन आएगी तो ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग लिखा हुआ है, तो बस मतलब ऑल की तरफ जाना चाहिए। डिस्प्यूट्स विद द मोबाइल सेलुलर कंपनीज, ये मैंने कुछ मेंशन कर लिया है जो ऑलरेडी 2005 के अंदर पूछ लिया। अब ये 5 लेवल के अंदर सेटअप होती है, सुप्रीम कोर्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुक लेवल। अब न्यूज के अंदर था टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेके, ये राइट टू असेस जस्टिस है अंडर आर्टिकल 21, ये हमने ऊपर भी किया था। इस तरह डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर है। फिर उसके बाद ये अगर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर, मतलब ये तो आपका राइट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की पावर किसके अंडर ये राइट है, वो हो गया आर्टिकल 129, जो कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है, इससे 2 चीजें निकलती हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होंगी, एक तो फर्स्ट चीज ये निकलती है, और सेकंड चीज Contempt, court of contempt of तो courts. सेकंड पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को मिलती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेके। तो ये आर्टिकल 129 के अंदर ये निकल के आना चाहिए। और यही आर्टिकल 137 जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आती है कि वो रिव्यू कर सकते हैं अपने जजमेंट्स। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर 2 पावर्स आती हैं। एक तो इनकी जो जजमेंट्स है उनका राइट है, मतलब वो पहली बात वो सब जगह वैलिड होंगी, वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप कहीं पे भी उसको शो कर सकते हो। सेकेंड चीज, इनके पास कोर्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है इसी के अंदर वो लगाते हैं। और अगर टेलीकास्ट ऑफ पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो भी इसी के अंडर एस्पेक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि किसके अंडर ये पावर है। अब ये फुल कोर्ट मीटिंग को लेकर न्यूज के अंदर था, ये सिंपल है कि जो भी चीफ जस्टिस के साथ, मतलब सारे जजेस मिलके जो भी एक इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं फुल कोर्ट मीटिंग। और ये एज पर कन्वेंशन फुल कोर्ट मीटिंग्स जो है आर कॉल्ड बाय सीजीआई टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस टू द जुडिशरी। बस ये पता होना चाहिए कि कौन इन्वॉल्व होता है। फिर अब आती है लैंग्वेज इन हायर जुडिशरी को लेके। पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर है ये रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज until जो पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। नो लॉ हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पार्लियामेंट सो फॉर। जो आर्टिकल 348 के अंदर गवर्नर के पास पावर है, मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को लेके जो पावर है वो सारी की सारी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वही स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है। बट इन रिगार्ड टू द हाई कोर्ट ये गवर्नर के पास पावर है, वो कंसेंट, प्रीवियस कंसेंट लेके प्रेसिडेंट का, वो हिंदी लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज को है स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूज के अंदर था सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, अदानी जी के केस के कारण ये न्यूज के अंदर था। ये प्रैक्टिस के बारे में पूछा जा सकता है कि किसके साथ रिसेंटली सीन इन द न्यूज करके। बस इसके अंदर जो प्रैक्टिस यूज की जाती है सुप्रीम कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट्स द्वारा ऑफ आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है टू द सुप्रीम कोर्ट, वो सील्ड कवर में जाएगी, मतलब इट विल नॉट बी ओपन टू द पब्लिक। इसके रिगार्डिंग लेकिन कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है डॉक्ट्राइन ऑफ सील्ड कवर को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक आता है कुरेटिव पिटीशन। ये बेसिकली न्यूज के अंदर था। अब कुरेटिव पिटीशन और जो मर्सी पिटीशन है उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कुरेटिव पिटीशन जो है ये लाइक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिलती है हमें, मतलब ये जुडिशियल हो गया पिटीशन।
और जो मर्सी पिटिशन है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के अंडर जो होती है वो क्लियर होना चाहिए। ये बेसिकली लास्ट जुडिशियल रेमेडी या लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, वॉज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो रूपा अशोक हुरा एंड अशोक हुरा केस था इसके अंडर आया था, तो पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। जब रिव्यू पिटिशन जो है, मतलब हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर 137 के अंडर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर देता है, इसके जब ये रिजेक्ट हो जाती है नेक्स्ट बनती है कुरेटिव पिटिशन। तो ये लास्ट पिटिशन मतलब जो रेमेडी है अवेलेबल, ये क्लियर होना चाहिए। मर्सी पिटिशन पता होना चाहिए वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के अंडर होता है। कुरेटिव पिटिशन लाइक जुडिशरी के अंडर होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। अब आता है स्प्लिट वर्डिक्ट। मतलब अगर मान लो कि जैसे 5 जजेस हैं, एक अलग से वर्डिक्ट पास कर देते हैं, जब जैसे 3 जजेस ने अलग किया और 2 जजेस ने अलग, तो इसको दोबारा सुना जाता है बाय द लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीजीआई। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि न्यूज के अंदर था। और मे बी वो स्टैटिक, फिर से वो जो हमने ऊपर स्टैटिक रिवाइज किया कि कौन अपॉइंट करता है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, मतलब सिंपल बेसिक है। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। बस इसका डॉक्ट्राइन क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लो कि कोई भी एक्शन को रीलिटिगेट नहीं किया जा सकता उसको अगर ऑलरेडी जज कर लिया ऑन द मैरिट्स। इसका मतलब है ये यूजली उस केसेस में डॉक्ट्राइन यूज किया जाता है कि अगर सिटीजन के फेवर में हो चुका है तो दोबारा उसको लिटिगेशन में नहीं डाल सकते। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, द प्रिंसिपल दैट अ कॉज ऑफ एक्शन मे नॉट बी रीलिटिगेटेड वंस इट हैज बीन जज्ड ऑन द मैरिट्स। तो यूजली जब सिटीजन के फेवर में हो जाता है तो दोबारा लिटिगेशन ना हो। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये सिंपल मीनिंग है कि अगर मान लो कि अगर थोड़ा सा लाइक इंक्रोच कर रहा है दूसरे का सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स को, मतलब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको सरफाइजी एप्लीकेबल है। सरफाइजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो किस एक्ट किस लिस्ट के अंदर है? concurrent कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन द स्टेट लिस्ट। ये क्लियर होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट लिस्ट। बट अगर सरफाइजी एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, मतलब अंडर द यूनियन लिस्ट जो इसको पास किया गया था, अब उसको भी एप्लीकेबल है कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो इसका मतलब जो स्टेट्स है उन्होंने अप्रोच किया टू द सुप्रीम कोर्ट कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर इंक्रोच करना हुआ ये। अब ये भी क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या बिटवीन द स्टेट जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्लियर करती है, उनकी वो ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। लेकिन यूटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट्स उसके रिगार्डिंग ये इसके अंडर नहीं आता। अब डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के अंदर वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि अगर थोड़ा सा इंक्रोच कर रहा है लेकिन वो मेजर बैंकिंग सेक्टर ही है जो कोऑपरेटिव बैंक्स पे लग रहा है, तो इसका मतलब वो वैलिड है लो। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पल्परेबल लेजिस्लेशन। इसका मतलब है कि दैट कैनॉट बी डन डायरेक्टली, उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह अगर आप डायरेक्टली उस चीज को लॉ नहीं पास कर सकते थे, आपने कोई और सब्जेक्ट को यूज करके मतलब कॉन्फ्रेंट लिस्ट का उसको उस तरह किया, ये भी नहीं किया जा सकता। पल्परेबल लेजिस्लेशन ये यूजली प्रीलिम्स के अंदर ये डॉक्ट्राइंस नहीं आते बट न्यूज के अंदर थे, तो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब जो आम आदमी पार्टी है उसको नेशनल पार्टी स्टेटस मिला है, तो क्लियर होना चाहिए कि क्या इसके क्राइटेरियाज हैं। ऑल्दो लक्ष्मीकांत के अंदर है बट इसको पक्का से रिवाइज करके जाना है बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, क्योंकि ये लाइक ध्यान नहीं रहते, कंफ्यूजन हो जाती है। हो सकता है नेशनल पार्टी पे ना पूछे, स्टेट पार्टी पे पूछ लें, दोनों प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं। तो हम एक बार नेशनल पार्टी का देख लेते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 9 हो चुकी है, इसको अमेंड कर लेना है कि 9 पार्टीज हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पहली बात, अगर रिकॉग्नाइज हो जाए कोई भी पार्टी इन द 4 और मोर स्टेट्स। नेक्स्ट, अगर उसको 6% वैलिड वोट्स मिल जाए 4 और मोर स्टेट्स के अंदर, और प्लस मतलब एंड लिखा है यहाँ पे, तो प्लस एक और जो पैरामीटर होना चाहिए इसी के साथ कि 4 एमपी मतलब लोकसभा के अंदर 4 सीट्स भी मिलनी चाहिए, तब जाके वो स्टेटस मतलब क्राइटेरिया जो है फुलफिल करेगा। और इनमें से सब में चारों में और लिखा हुआ है, यहाँ पे और मेंशनड है। मतलब अगर एक क्राइटेरिया मेंशन मतलब आपने फुलफिल कर दिया तो हो जाएगा। मतलब ये 3 क्राइटेरियाज हैं, एक रिकॉग्नाइज हो जाओ 4 और मोर स्टेट्स के अंदर, 6% वैलिड वोट्स मिल जाए आपके पास लोकसभा या असेंबली के अंदर, प्लस उसको 4 सीट्स मिलनी चाहिए लोकसभा के अंदर, और या फिर आपके पास 2% जो सीट्स मिल जाए लोकसभा की, बट वो एटलीस्ट 3 स्टेट से होनी चाहिए तब जाके वो मिलेगा। अब इसके अंदर ईसीआई ने जो है 9, अब ये भी क्लियर होना चाहिए कि ईसीआई के पास पावर है टू रिकॉग्नाइज एनी पार्टी एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी। जो ईसीआई है वो रजिस्टर तो कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, बट इट कांट डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। ये स्टैटिक जो पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ अब 9 पार्टीज हैं। अब ये कुछ कन्वेंशन जो है न्यूज के अंदर रहती हैं, जैसे उन्होंने हेग कन्वेंशन पूछ लिया था सिंपल, जो कि अडॉप्शन को लेके है, तो ये कन्वेंशन भी आ सकती हैं। एटलीस्ट इसका पता होना चाहिए कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इंडिया इज अ सिग्नेटरी। फिर है प्रोटोकॉल टू द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन द सिविल पॉलिटिकल राइट्स, इंडिया इसका भी सिग्नेटरी है। ये दोनों क्लियर होनी चाहिए।
इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द डेथ पेनल्टी, हमने इसको साइन नहीं कर रखा है। ये तीनों से जो कन्वेंशन है इसका क्लियर होना चाहिए। अब ये क्योंकि अभी एक्सटेंड किया था SC एंड ST की जो सीट है इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये न्यूज के अंदर था, तो ये तीनों जो स्टैटिक का पार्ट है वो पता होना चाहिए कि जो सीट्स जो फिक्स की हुई हैं वो तो 1971 के सेंसस के बेसिस पे, ये है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मतलब वो जो आपकी जो स्टेट है वो किसमें डिवाइडेड होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिवीजन वो 87th अमेंडमेंट के अंदर 2001 सेंसस के अंदर है। फिर SC ST की जो सीट्स होंगी जितनी रिजर्वेशन होगी वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे है, और ये 104। और ये मैंने पहले ही बताया था कि जो एंग्लो इंडियंस जो है उनको ऐड नहीं किया, उनको रिजर्वेशन अभी एक्सटेंड नहीं किया। ये तीनों स्टैटिक का क्लियर होना चाहिए। अब रिगार्डिंग टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर होगा। मतलब एनोनिमस फंडिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए लेके आए थे। इसमें कंफ्यूजन जो होती है एंड टाइम के लिए रिवाइज कर सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया और जो बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है इन इंडिया सिर्फ वही कर सकते हैं डोनेट। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट इजिली ट्विक किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि इंटरेस्ट पे किया जाता है, या फिर इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट ये लिखा जा सकता है, तो इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर इसको जो अगर एक बार आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे दिए, फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास सिर्फ 15 डेज का टाइम होता है तब उसको रिडीम करवाना पड़ेगा। फिर बाकी वो क्लियर रहता है कि सिर्फ SBI को ही मतलब उसी के अंदर ही दिया था। ये तीन जो पैरामीटर्स है इस पे क्वेश्चन बन सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके। फिर आता है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसके रिगार्डिंग इसके अंदर सिर्फ ये आया है कि जो इलेक्टोरल रोल डाटा है उसको आधार के साथ लिंक किया जाएगा, बट अगर कोई नहीं फर्निश किया कर सकता तो पर्सन को डिनाई नहीं कर सकते इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल। ये बेसिक सी बात है, जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो सबका ही वोटिंग जो कार्ड है वो बन जाता है वोटर कार्ड, तो ये तो प्रोविजन नहीं रखेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। अब आती है NRI को लेके कंफ्यूजन। जो वोटिंग राइट्स है पहले तो दो एक्ट्स हैं, RPA 1950, RPA 1951। जो RPA 1950 है उसमें अगर हम डिवीजन करते हैं उसमें बिफोर इलेक्शंस जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कि प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो भी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, ये सब इसके अंडर आ जाएगा। लेकिन जो वो है जो चीजें आफ्टर इलेक्शंस काम आती है वो यहाँ पे आती है। बट एक ही एक्सेप्शन है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है वो RPA 1951 के अंदर है, जो आपको कंफ्यूजन होगी कि शायद 1950 के अंदर है। अब इसका मतलब अगर NRI को वोटिंग राइट है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स किसमें दिया RPA 1950, लेकिन उनका फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए किसमें दिया होगा RPA 1951। तो मतलब हमारे इंडिया के अंदर इनको वोटिंग राइट्स तो दे दिया है लेकिन उनको फिजिकली ही प्रेजेंट होना चाहिए, ना ही तो उनके पास प्रॉक्सी वोटिंग का जो सर्विस वोटर के पास होता है वो अवेलेबल है, ना ही जो पोस्टल बैलेट अवेलेबल है सर्विस वोटर्स के पास, ना ही इनके पास ये है। तो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये क्लियर होना चाहिए RPA 1950 के अंदर क्या है, RPA 1951 के अंदर क्या है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज को लेकर कंफ्यूजन होगी, वो RPA 1951 के अंदर है। अब आता है प्रॉक्सी वोटिंग, जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 के अंदर। ओनली क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स जो है इनको इंक्लूड किया गया, जैसे कि आर्म फोर्सेस, BSF, CRPF, CISF, इन सबको इंक्लूड करके हमने प्रॉक्सी वोटिंग लेके आए थे। अभी जो न्यू कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उनको ट्रांसमिट किया जाता है वॉलेट पेपर। इसके अंदर कौन कौन कवर्ड है ये क्लियर होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, पुलिस जो के सर्व कर रही है आउटसाइड द स्टेट, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो पोस्ट किए आउटसाइड द इंडिया और देयर स्पाउसेस। फिर उसके बाद जो पर्सन पीपल अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन है उनके पास भी ये राइट है। अब अगर जो ट्रायल के अंडर डिटेंशन होती है उनके पास वोटिंग राइट होता है या नहीं? अंडर ट्रायल में नहीं होता शायद। तो राइट टू कंटेस्ट होता है लेकिन राइट टू वोट नहीं होता है अगर आप कन्विक्ट होकर जेल के अंदर हैं। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो ऑब्वियसली बात है कि अभी प्रूव नहीं हुआ है कि आप कन्विक्ट नहीं हुए हो, तो आपके पास राइट है, वो इनके पास पोस्टल बैलेट के थ्रू आप वोट कर सकते हो। फिर स्पेशल वोटर सच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इनके पास ये राइट है। ये पूछा जा सकता है कि किन किन के पास जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर सर्विस वोटर्स कौन है, ये हो गया हमारा। फिर वोटिंग राइट जो NRI है वो किस मतलब फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में से कुछ अवेलेबल नहीं होता। अब आता है आधार एक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि इसके अंदर हमने कवर किया है कि आधार के लिंक करने की बात हो रही है। जो स्टैटिक है आधार एक्ट के रिगार्डिंग, जो मतलब UIDAI है, हमने इसके अंदर अथॉरिटी क्रिएट किया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस, बिकॉज इट्स क्रिएटेड अंडर द आधार एक्ट। फिर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेटी बोलते हैं, इसके अंडर है। ये इशू किया जाता है ये रेजिडेंट को। अब ये भी सिटीजन को नहीं किया जाता, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर रेजिडेंट होना चाहिए, बट उसमें 6 मंथ्स की प्रोविजन है। आपको NPR में ऐड हो जाओगे यहाँ पे 182 days और मोर इन द 12 months फ्रॉम द एप्लीकेशन। ये जो है मतलब प्रोविजन, तभी आप आधार एक्ट के अंदर आ सकते हो। फिर UIDAI पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेटी के अंदर है। अभी रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल
इंट्रोड्यूस हुआ था सिलेक्शन कमेटी फॉर द सीईसी के लिए। अब सीईसी इंपॉर्टेंट होगी, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनकी जो कंडीशन, सर्विस कंडीशंस वगैरह है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। उनका कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। अब इवन ही इज नॉट बार्ड आफ्टर द जो जॉब, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद जब उनका पूरा हो जाता है पीरियड, तो वो बार्ड नहीं है फॉर द जॉब अंडर द गवर्नमेंट। ये क्लियर होना चाहिए। फिर इनके रिगार्डिंग सीईसी का जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल है। सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल किस बेसिस पे होता है, क्या क्राइटेरिया है? Proved misbehavior. Misbehavior and incapacity. Incapacity. प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इन ये जो पैरामीटर्स हैं इस बेसिस पे आप कर सकते हो, मतलब और है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब इसके अंदर ये जो लोकसभा के अंदर अगर होना है तो 100 मेंबर्स का चाहिए सपोर्ट, अगर राज्यसभा तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, और जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो कौन सी चाहिए? Effective majority. Effective. स्पेशल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द इन द केस ऑफ स्पीकर। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। कौन सी चाहिए होती है? 50% ऑफ द टोटल प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा में 50 मेंबर्स और लोकसभा में 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। फिर एक 3 मेंबर कमेटी भी सेटअप होती है इंक्वायरी के लिए, वो प्रूव करने के लिए। इनफैक्ट उनके पास पावर है विद द स्पीकर, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर सीईसी का पता होना चाहिए, इनका कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। अब आता है प्राइवेट मेंबर बिल। इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है कोई कौन, मतलब प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? बाय द नॉमिनेटेड मेंबर। जो मिनिस्टर नहीं होता। हाँ, मतलब प्राइवेट मेंबर इज सिंपल, जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर। यूजुअली ये ऑपोजिशन पार्टी के हो गए, लेकिन ये कोई प्रोविजन नहीं है कि इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, वो प्रीवियस ईयर में ऐसे कंफ्यूज किया हुआ है। लेकिन प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर बिल के अंदर ये बस जो डिफरेंस है, प्राइवेट मेंबर के अंदर मिनिमम 1 मंथ का नोटिस चाहिए। जो पब्लिक मेंबर बिल होता है, मतलब जो मिनिस्टर यूजुअली इंट्रोड्यूस करता है, उसमें सिर्फ 7 डेज का नोटिस चाहिए। अगर हम इंडिया के अंदर देखें 1970 के बाद एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पास हुआ है, ये क्लियर होना चाहिए। ट्रांसजेंडर बिल एक बार एज अ प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाद में रूलिंग पार्टी अपना अलग से बिल इंट्रोड्यूस किया, उसको पास किया। तो पता होना चाहिए 1970 के बाद एक भी बिल पास नहीं हुआ है। अब आता है इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसके अंदर पावर दी है ईसीआई को, विच ग्रुप इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी इफ राइवलरी अराइजेज इन द पार्टी, डिसीजन ऑफ द ईसीआई इज बाइंडिंग। पहली बात, किसके मतलब इलेक्शन सिंबल्स के रिगार्डिंग ऑर्डर के थ्रू वो पावर इम्पावर दिया हुआ है, तो कोई एक्ट मेंशन किया जा सकता है, या फिर यूजुअली जो कंफ्यूज किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइक ये पावर है। ये हो गया इलेक्शन सिंबल्स। अब इसके अंदर जो भी डिसाइड करेगा ईसीआई वो इसका फाइनल होगा डिसीजन। अब एक ये भी बात ध्यान रखनी है, लेकिन ईसीआई कैन नॉट डी रजिस्टर अ पार्टी। यहाँ पे मैंने लिख दिया नो पावर टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। अब सेक्शन 33 जो है आरपीआई का, 1 कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था और बाद में उसको रिमूव कर दिया था, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि जो एक कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट कर सकता है। अब जो क्वेश्चन आता है, एक राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल राइट है? Constitutional. तो क्लियर होना चाहिए राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्टेस्ट। लीगल आरपीआई एक्ट के लिए। मतलब मेरे अकॉर्डिंग राइट टू कॉन्टेस्ट, राइट टू वोट तो फॉर श्योर कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन राइट टू कॉन्टेस्ट भी मेरे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब इसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आर्टिकल 43 बी के अंदर ऐड किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी? 97th। अब इसी 97th अमेंडमेंट से बेसिकली 9th बी जो पार्ट ऐड किया था, फिर आर्टिकल 19(1) सी को भी ऐड किया गया, मतलब जो इसमें अमेंडमेंट की कि एसोसिएशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है हमने डिस्कस कर लिया है, स्टेट लिस्ट के अंदर है। फिर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि इनकी रेगुलेशन के रिगार्डिंग चलता रहता है। अब इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन के अंदर बेसिक में ये आ सकता है। फिर जो फकरा है, मतलब जो हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिगार्डिंग। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करते हैं। अब इसमें जो फकरा है उसके अमेंडमेंट ये 2019 के अंदर आई थी, 2019 या 20 के अंदर। अब उसके जो अमेंडमेंट है उसके चांसेस कम है पूछने के, मतलब एक्ट्स कम आते हैं। उसके अंदर सिंपल रेगुलेशंस की हैं कि जैसे आधार जो है ऑफिस बेयर्स का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो रिसीव नहीं कर सकता फॉरेन फंडिंग, और आप 50% से ज्यादा जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं हो सकते। ये अमेंडमेंट के आने के चांसेस कम है, लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर जो ये एक्ट है ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये क्लियर होना चाहिए।
अब रिसेंटली आया था मॉडल टेनेंसी एक्ट। अब इसके रिगार्डिंग पहली बात, जो हाउसिंग है ये स्टेट लिस्ट के अंदर होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक के अंदर। अब इसके अंदर जो कवर्ड है, मतलब जो भी लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल कमर्शियल एजुकेशनल यूजेस, बट ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो है उनको कवर नहीं करता, और ना ही होटल्स लॉजिंग हाउसेस इसको कवर नहीं करता। और जो मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ले सकते हैं रेजिडेंशियल वगैरह के लिए 2 मंथ से ज्यादा नहीं ले सकते। ये सिंपल है, टेनेंसी एग्रीमेंट ऑब्वियसली रिटर्न बोला होगा। फिर ये भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि अगर सबलेट कर रहे हो तो उसकी परमिशन ले लो, अगर कोई स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तब भी लैंडलॉर्ड की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कंफ्यूजन होगी कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी ओवर द मैटर्स पर्टेनिंग टू द प्रोविजंस अंडर द मॉडल एक्ट। अब जो एविक्शन है, अगर एविक्ट करना है टेनेंट को तो वो उसको अप्लाई करेगा। ये कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे कह देंगे कि 2 टियर क्रिएट किया है, यहाँ पे 3 टियर की क्रिएट किया है। कोई सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, हाउसिंग स्टेट लिस्ट के अंदर है, और ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो है, मतलब ये 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी जनरल स्टेटमेंट है, हम उसको वैसे भी करेक्ट मानेंगे। अब आता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को अमेंड करके लेके आए थे ये रूल्स। अब दोबारा प्रिजन्स जो है कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं? State list. State. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज State. State. और हाउसिंग। State. State. तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स हैं, इसी को अमेंड करके हम एक्ट लेके आए, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए प्रिजन्स, पुलिस, दिस इज इन स्टेट लिस्ट, बट जो क्रिमिनल लॉ होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पास किए हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स, तो जो तो क्लियर होना चाहिए जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ये बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर होते हैं, लेकिन जो पुलिस हो गया या फिर प्रिजन्स हो गया वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। अब इस एक्ट के अंदर के जो डिटेल्स हैं, मतलब रिटेन की जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्मेट में फॉर द 75 ईयर्स। और जो इसके अंदर जो एनसीआरबी है उसके फंक्शंस स्पेसिफाई कर दिए, इतना मतलब डेप्थ में कुछ आएगा नहीं, और वैसे भी जनरल है कि स्टोर, प्रोसेस और डिसैमिनेट करना। बस इसके अंदर जो अमेंडमेंट की थी, जो पहले ऑब्वियसली ये पुराना एक्ट है तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब बायोलॉजिकल सैंपल्स, आइरिस स्कैन और रेटिना, इस सब का डाटा रिपोर्ट करने के लिए अब इसके अंदर जो पर्सन है किसका डाटा रिपोर्ट मतलब कलेक्ट किया जा सकता है, वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट अगर ऑफेंस हो, ऑफेंस मोर देन द 7 ईयर्स, इनफैक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी किया जा सकता है, बाकी हम ले लेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी किया जा सकता है। और इसके अंदर जो रूल पावर है पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, अब जो है सीजी और एसडी दोनों को दे दिए। तो ये फेडरलिज्म, मतलब जो यूनिटरी फेडरलिज्म हो गया उसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए, मतलब टुवर्ड्स हम यूनिटरी उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये फंस सकता है कि किसके पास पावर है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कंफ्यूजन होगी, बाकी 75 ईयर्स देख लेना। बाकी तो वैसे भी चांसेस कम है रूल्स के आने के, बट क्रिमिनल लॉ पता होना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर होता है, प्रिजन्स और पुलिस जो है स्टेट लिस्ट के अंदर होता है। अब कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स 1958, ये जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है इसको पूछा जा सकता है कि किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, जो भी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं उसके साथ लिंक्ड हो गया। अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। मैनर ऑफ कंडक्ट जो है इसके अंदर जो भी स्पेसिफाई किया जाएगा वो सीजी के द्वारा होता है, तो पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या होती है। लेकिन हमने जो इकोनॉमी की क्लास के अंदर डिस्कस किया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो यूनिक मॉडल है, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उसके अंदर, मतलब जो हम ICSID है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, उसके अंदर जो केसेस जाते हैं वो सिर्फ फॉरेन जो है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ वो कर सकते हैं, ना ही तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, और ना ही खुद गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही सिटीजन कर सकते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो वहां से जाकर रिवाइज कर लेना है। लेकिन न्यूयॉर्क कन्वेंशन पूछा जा सकता है कि फॉरेन आर्बिट्रल उसके साथ लिंक्ड है। फिर अब वो जो एंटी कन्वर्जन बिल्स जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और पास कर रही थी, अब इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कहा है कि अपहेल्ड द एंटी कन्वर्जन बिल्स बिकॉज आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट। तो अगर ये लाइन आती है कि आर्टिकल 25 इंक्लूड्स, उसमें राइट टू कन्वर्ट हो सकता है कि लिखा हो, तो इसको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आर्टिकल 25 के अंदर हमारे पास जैसे हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं अपना रिलीजन, लेकिन किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो राइट टू कन्वर्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन आपके पास राइट है, आप राइट टू कॉन्साइंस रखते हो कि कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपने रिलीजन को रिगार्डिंग, लेकिन वो दूसरे को हर्ट उस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक है
अब आर्टिकल 25 भी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सब्जेक्ट टू द पब्लिक मोरालिटी, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ये क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फिर आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट, ये जो स्टैटिक पोर्शन है। और फिर अगर एंटी कन्वर्जन लॉज को पूछा तो मतलब वैसे चांसेस कम है, प्रीलिम्स के अंदर मेंस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए इसको अपहेल्ड किया है। अब न्यूज के अंदर था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये इसलिए था क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो रिजॉल्व हुआ था कि फाइनली जो राम मंदिर बन रहा है वहां पे। अब 1991 एक्ट के अंदर बेसिकली ये कहा है कि जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है जो एग्जिस्ट करती थी 15th डे ऑफ द अगस्त 1947, उसको उसका रिलीजियस करेक्टर जो है हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इट प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of the August 1947. एक्सेप्शंस, बट ये अप्लाई नहीं होता बाबरी मस्जिद केस, क्योंकि वो मतलब हम चेंज कर रहे हैं। और कोई भी जो आमसार एक्ट है, एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेनिंग एक्ट, ये जो है इसके अंडर नहीं हो सकता। अब मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एंड रिमेन्स एक्ट है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन पास करते हैं? रिपन। लॉर्ड कर्जन जो है वो लेके आते हैं, ऑल्दो ही वॉज वेरी मतलब क्रूअल काइंड ऑफ वॉइस रॉय, बट उनके कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी कि वो हर काम करने से पहले कमीशन सेटअप करते थे। जैसे उनके फ्रेजर कमीशन हो गया पुलिस के रिगार्डिंग, फिर जो फेमाइंस के रिगार्डिंग मैकडोनल्ड कमीशन था, उसी तरह उन्होंने आमसर एक्ट भी पास किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आमसर एक्ट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मतलब हिस्ट्री के अंदर कौन पास करता है, तो लॉर्ड कर्जन क्लियर होना चाहिए। फिर अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये सिंपल के 15th डे को जो एग्जिस्ट करता है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट ये दो एक्सेप्शन है। अब आती है एनिमी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स थे, पहली बात अगर हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915, उसका मेजर रीजन क्या था, क्यों पास किया गया था? of the extremist वर्ल्ड वॉर वन Sorry? के टाइम पे। गदर पार्टी केलं. हाँ, मतलब जो भी फॉरेनर्स हैं उनको डिक्लेयर करके, मतलब हमारी जो रेवोल्यूशनरीज हैं गदर पार्टी के अगेंस्ट, इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लेके आते हैं एक्ट। ये बताओ, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द प्रॉपर्टीज एंड कंपनीज ऑफ दोज हु टुक पाकिस्तानी नेशनैलिटी, जिन्होंने ले ली थी। अब ये एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट उसके अंडर गवर्न होती है, कोई भी एनिमी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब एनिमी प्रॉपर्टीज जो है किसके अंदर वेस्टेड होंगी? कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी फॉर द इंडिया। सेम वाज द डन फॉर द प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज, जो इंडो चाइना वॉर के टाइम हुआ था। 2017 अमेंडमेंट में ही ऐड किया है कि एनिमी प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू बी द वेस्ट इन द कस्टोडियन, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, चाहे वो कंट्री जो है एनिमी कंट्री नहीं भी रहे। सिंपल है, इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन मतलब कवर किया होता है करंट अफेयर्स मैगजीन के अंदर, तो हमने एक बार देख लिया। अब आता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। पहली बात, इसके रिस्पेक्ट मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है। अब इसके अंदर क्योंकि हमारी हर घर तिरंगा मूवमेंट चल रही थी, तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ इसको लाइक लहराया जा सकता था फ्रॉम द सनराइज टू द सनसेट, लेकिन हमारी हर तिरंगा मूवमेंट को बूस्ट देने के लिए हमने रिसेंटली इस कोड के अंदर अमेंडमेंट की कि इसको हम लहरा सकते हैं डे एंड नाइट कभी भी, लेकिन लाइक प्रोवाइडेड अगर उसको लहराया जा रहा है ओपन, और ओपन जगह पे लहराना चाहिए। और पहले क्या होता था, वो हैंड वोवन या हैंड स्पन खादी का ही बना होना चाहिए था, बट अब मशीन मेड पॉलिस्टर उसको भी अलाउ कर दिया। तो ये इसके रिगार्डिंग है। लेकिन स्टैटिक पूछा जा सकता है कि फ्लैग जो है किसने डिजाइन किया था? बया सामान्य करके पी कोई होता है. श्रीहारुत पी चालू Sorry? थी। वेनक्या नहीं थे? वो नाम आया था ना उनका पीवाई क्यों में देख के आया था। तो 2021 के अंदर ऑप्शन आई थी, मतलब क्वेश्चन का आंसर वो नहीं था, लेकिन पता होना चाहिए पिंगाली वेनक्या जो है वो डिजाइन करते हैं। और कब किया जाता है ये भी पता होना चाहिए, 1921 के अंदर। और कहाँ पे किया था? एट विजयवाड़ा, जो आंध्र प्रदेश में प्लेस है, विजयवाड़ा के अंदर करते हैं। ये पूछा जा सकता है क्योंकि जिस तरह पूछा था कि नेशनल एंथम जो है, मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो कब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, इन एट विच प्लेस पूछते हैं। मतलब उसमें जो मंडन पल्ली है वो आंसर था, मतलब वहां पे वो ट्रांसलेट करते हैं टू द इंग्लिश। पहले ओरिजिनली उन्होंने बंगाली के अंदर लिखा था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, ये हमने कब अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करती है, लेकिन कब किया था? 24th of July 1949 47.
24 जुलाई 1947 को हम इसको अडॉप्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। और जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है वो हमने लाइक रिपब्लिक डे से पहले किया था, 24 जनवरी 1950 के अंदर हम उसको अडॉप्ट करते हैं, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को और नेशनल फ्लैग को, क्योंकि हम इससे लर्न कर सकते हैं कि रिपब्लिक डे से पहले हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया और लाइक फ्लैग को लहराना था इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, तो हमने 24 जुलाई 1947। और तीनों ही चीजें जो है मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने ही की थी अडॉप्ट। फिर फ्लैग जो है मतलब नेशनल सॉन्ग जो है वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, पता होना चाहिए उसको, लेकिन ट्रांसलेट किसने किया था इनटू द इंग्लिश, अरविंदो घोष करते हैं। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर है वही नेशनल एंथम लिखते हैं और उसी को ही मंडनपल्ली जो एनी बेसेंट का स्कूल था, थियोसॉफिकल स्कूल, वहां पे वो ट्रांसलेट करते हैं इनटू द इंग्लिश। और फ्लैग को जो है डिजाइन किया था पिंगाली वेनक्या 1921। ये जो नेशनल सिंबल है इस पे क्वेश्चन जो बनता है। फिर नेशनल एम्बलम जो है, हमने जो लायन कैपिटल है सारनाथ की ऑफ द अशोका उसको अडॉप्ट किया है, वो क्लियर होना चाहिए नेशनल सिंबल्स के रिगार्डिंग। अब जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहली बात स्टैटिक के जो म्यूनिसपैलिटीज है वो 12th शेड्यूल से आई है, 11 से पंचायती जो इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट जो है क्रिएट की सेटअप की गई थी मद्रास के अंदर। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। अभी रिसेंटली जो दिल्ली के रिगार्डिंग चल रहा था, मतलब जो एक्ट मर्ज की थी इसके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर जो 69 है ये स्टैटिक का पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट से जो है मतलब दिल्ली को एनसीटी बनाया था, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। फिर यूटीज वाला जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लेना चाहिए। अब आता है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, एक है स्वामित्व स्कीम, दोनों डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग है। लेकिन जो ये है 2008 का प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर था और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। स्वामित्व स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर है। यहाँ पे बेसिकली क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसमें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस इतना जो है बेसिक बेयर मिनिमम पता हो। फिर कुछ स्टेट्स के जो लाइक प्रोजेक्ट्स हैं, भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका का है, धरानी प्रोजेक्ट ये तेलंगाना का है। फिर प्रीवियस ईयर में एसडीजी मतलब करंट के अंदर एसडीजी लोकलाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा था, वो तो आने के चांसेस कम है, वो मेंस के अंदर है गवर्नेंस के रिगार्डिंग। लेकिन एसडीजी किसने प्रपोज किए थे ये पहले पूछ रखा है, गलत दिया था वहां पे, तो ब्रंडलैंड रिपोर्ट जो है वहां से निकल के आता है 1987 के अंदर एसडीजीज। अब ये एसडीजीज जो है जो एजेंडा मतलब इन्होंने फर्स्ट टाइम किए थे प्रपोज, लेकिन एजेंडा 21 जो 1992 की मीटिंग थी यूएनएफ की वहां पे आते हैं एसडीजीज। फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स पूछा जा सकता है, ये नीति आयोग देती है। अभी रिसेंटली जो हमारा मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है, इसको यूएन वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम WSIS इसने मतलब वोन किया है ये ई प्रपोजल सिस्टम को। तो ये पूछा जा सकता है, पहली बात तो यूएन वर्ल्ड सिस्टम ऑन इंफॉर्मेशन, जिस तरह वो हैदराबाद पे क्वेश्चन आया था ट्री सिटी करके, तो इस पे आ सकता है कि पहली बात कहाँ पे मिला है, तो मेघालय वाला हो जाएगा। फिर एक किसने लॉन्च किया, तो मेटी करती है। इट इनविजन्स टू मेक द मेघालय अ हाई इनकम स्टेट बाय द 2030, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है विच इज बेस्ड ऑन द इंडियाज नेशनल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। और फिर उसके बाद कहाँ का देता है, तो यूएन वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, तो इंडिया इसका पार्ट हो गया, तभी करके हमें इस ई प्रोपोजल सिस्टम इसको मिला है, तो क्लियर होना चाहिए। अब जो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये बेसिकली एनुअल अवार्ड इवेंट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है आईटीयू। ये आईटीयू जो है ये यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है और फिर ये अफिलिएटेड है विद द यूएन। तो मतलब सिंपल पहली बात तो यही आ सकता है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये यूएन के अंडर है, इतना पता हो। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट, इंडिया चाइना और रशिया इसका पार्ट नहीं है। ये बेसिकली इंटरनेट को ओपन फ्री और न्यूट्रल करना चाहता है। ये न्यूज के अंदर इसलिए रहता है कि जो इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं मतलब अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उस वजह से ये बार बार रिफ्लेक्ट होती है डिक्लेरेशन। लेकिन इंडिया चाइना और रशिया इसके पार्ट नहीं है। यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके इन्होंने साइन कर रखा है, तो ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है जिसके अंदर हम इंटरनेट ओपन फ्री और न्यूट्रल रखेंगे। फिर ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर लगाए जाते हैं, वो चांसेस कम है यहाँ पे पूछने के लिए क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ये डिक्लेरेशन पूछी जा सकती है। फिर आता है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन द साइबर क्राइम, ये ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेके, और इंडिया ने साइन नहीं कर रखा। ये ऑल्दो हमने आयर की जब करंट अफेयर्स किए थे तब कवर कर ली थी बुडापेस्ट कन्वेंशन। फिर वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछा था। फिर अभी रिसेंटली लाइक दिल्ली हाई कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनका नेम, इमेज, वॉइस वो उनको मतलब इनहेरेंट राइट है, उनका पर्सनैलिटी राइट है अंडर द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग सीधा पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी राइट्स किस में प्रोटेक्टेड है, जिस तरह राइट टू प्राइवेसी पूछा था तो आर्टिकल 21। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये प्रीवियस के अंदर आ चुका है, ये वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के अंदर आता है। फिर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये रजिस्टर्ड है विद द आईबीबीआई,
जो आईबीसी है हमारा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसके अंदर जो हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश किया था, तो मतलब आईबीपीआई, दिस इज लाइक सेटअप इन दिस आईबीसी, और इसी के अंदर हमने रजिस्टर किया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड को। ये रिपोजिटरी ऑफ लीगल एविडेंसेस जो होल्ड करती है इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी डेट और क्लेम। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ रजिस्टर्ड है, तो मे भी हो सकता है कि जिस तरह बुलियन एक्सचेंज हमने किया था वो ट्वीक कर देंगे, उसी तरह यहाँ पे सेबी या लाइक आरबीआई लिखा जा सकता है, तो पता होना चाहिए आईबीबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। फिर एक नमस्ते स्कीम आई है सैनिटेशन वर्कर्स को लेके, हमने अभी नमस्ते स्कीम कवर की जो सैनिटेशन वर्कर्स को कवर करती है। फिर आता है पालन 1000, यहाँ पे नेशनल कैंपेन और पेरेंटिंग ऐप है ये। फिर वन नेशन एंड वन फर्टिलाइजर स्कीम, ये हमने जो फर्टिलाइजर्स का इकोनॉमी सेक्शन में कवर किया था, जिसके अंदर के जो यूरिया है सिर्फ वही रेगुलेटेड है, बाकी सब अनरेगुलेटेड है फर्टिलाइजर्स। और जो यूरिया है वो कैनलाइज्ड भी है, मतलब स्पेसिफिक जो कंपनीज है सिर्फ वही इंपोर्ट कर सकती हैं। अब ये जो न्यू फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई है भारत ब्रांड का वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसके अंदर क्या होगा बेसिकली कि जो पैकेजिंग है एक फर्टिलाइजर कंपनी की, जो फर्टिलाइजर का पैकेट होगा उसके ऊपर 2/3 जो है पैकेजिंग के ऊपर सिर्फ भारत ब्रांड का मेंशन किया होना चाहिए, सिर्फ 1/3 के ऊपर ही आप अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। इसके कारण क्या होगा, जैसे जो पंजाब का फार्मर है वो उसको मतलब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, तो वो पंजाब का ही फर्टिलाइजर खरीदेगा। पहले क्या होता था कि जो कुछ कुछ कंपनीज फेमस हो जाती है, तो गुजरात के अंदर जैसे पंजाब का जा रहा है, पंजाब के अंदर महाराष्ट्र का, तो उसके कारण क्या है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, वो सब्सिडी बर्डन इंक्रीज करता है गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसके कारण फर्टिलाइजर सब्सिडी कम होगी। अब जो न्यू है कि जो कैनबिस जो है इसको लीगलाइज कर दिया था, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनी है, अब भी हिमाचल प्रदेश भी इसको कंसिडर कर रहे हैं। ये कवर हो गया हमारा पॉलिटी को लेके करंट अफेयर्स। थैंक यू।